हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज हम अपनी पॉलिटिकल सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 के ए में है। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये बाद में हमने कह सकते हैं अमेंड करके ऐड करी गई है। ठीक है, ये आता है, देखो। हाँ, ये 51 ए में 12 सब आर्टिकल, 11 सब आर्टिकल्स स्टार्टिंग में नहीं थे। स्टार्टिंग में कम थे, फिर बाद में ऐड किया गया। तो पहले 8 थे, फिर 10 हुए, फिर 11 हुए। ठीक है, इस तरह से है। तो ये 51 में ही ए ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे ये। ठीक है, डीपीएसपी में भी नहीं थे, ओनली डीपीएसपी थी, उसके बाद नहीं थी। फिर इसकी नीड क्यों पड़ी? क्यों? जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो उन्होंने लोगों से बोला कि सिर्फ तुम्हारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है आपके पास, आप डीपीएस भी है। स्टेट को तो बाउंड बहुत तरह से किया गया है, पर सिटीजन को किसी भी तरह से बाउंड नहीं किया गया है ना। अगर मुझे ऐसा लगता है हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू देके इनको क्रिमिनल कर लें कि अगर मान लो किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं की, तो क्रिमिनल प्रोसीजिंग चलेगी उसके खिलाफ। देश में काफी सुधार आ सकता है। बट ये भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग, मतलब ये भी नॉन जस्टिफिकेबल नेचर है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते या कोर्ट आपको बाउंड नहीं कर सकती ये करने के लिए। ठीक है, आए कब थे? ये आए हैं 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे, 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ये याद रखना, ये कमेटी का नाम आता है। स्टार्टिंग में 8 थे, फिर बाद में 10 हुए, फिर बाद में 11 हुए। एक और ऐड किया गया, आर्टिकल 11। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया। तो अब हमारे पास टोटल 11 ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कितनी थी? 8 थी, और अभी कितनी है? 11। आई कब थी? ये 1976 में आई थी, और 11वां हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन में, 2002 में। तो ये इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें याद कर लेना। एन नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। अभी तक तो बाउंड नहीं कर सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बना देता। नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट आपको इंप्लीमेंट कर सकता। पार्लियामेंट इंप्लीमेंट कराने के लिए अपना लेजिस्लेटिव इनेक्ट कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है इन्हें इंप्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, आइडल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली थी, मतलब रशिया से ली है स्टार्टिंग में। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। जापान एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पहले से ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज इनकलकेट थी। ठीक है, सोशलिस्ट कंट्रीज के का कहना है कि दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स का भी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों ही इक्वल है। ये कौन कहता है? सोशलिस्ट कंट्रीज कहती है। ड्यूटीज आर मच इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन स्पिरिट। इंक्लूसिव है और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे चीजों को टच करती है। जैसे वुमेन्स को टच करती है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, वुमेन्स को टच करती है, एनवायरमेंट को टच करती है, टॉलरेंस, एजुकेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, नोबल फीचर बोले गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नोशन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब कहाँ से शुरू? देखो, धर्म हमारे देश में पहले से ही है कि धर्म, सेंस ऑफ ड्यूटी हमारे देश में बहुत पहले से है। ठीक है, ये पार्ट 4 ए में एंडोर्स किया गया है, ताकि टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्लूरिज्म और वुमेन डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। मतलब ये एक तरह से ड्यूटी गई है सिटीजन्स को कि आप औरतों की भी इज्जत करो। हमारे देश में जो प्लूरिज्म है, मतलब इतने डाइवर्सिटी है, उसकी भी इज्जत करो। हम सबको टॉलरेंस की भावना के लिए इंक्लेट करता है ये। राइट और ड्यूटी एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये इंटीग्रिटी, इंसेपरेबल और को रिलेटिव को हेल्प, मतलब इनकलकेट करता है, जोड़ता है सबको। परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्यूटीज, परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्यूटी फुलफिल करती है प्रोमिसेस जो पार्ट 3 और 4 में किए गए हैं। ड्यूटी सर्व एज वार्निंग एंड रिमाइंडर अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, जिसे हमें वार्निंग देते हैं और रिमाइंड करते हैं कि ये सब मत करो। मतलब आपको देखो, समझो ना, आपको 10 चीजें दे रखी है कि ये चीजें करो, ये देश की ड्यूटी है आपकी। आप इसके खिलाफ करोगे तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है ना। तो ये आपको बताया गया है। अब क्या क्या है देख लो, ये 51 में ही है, आर्टिकल 51 में ही है। ठीक है, ये रहा आर्टिकल 51 में ए में, तो सारे आर्टिकल 51 ए आएगा। तो आप ये मत सोचना क्यों हो रहा है। देखो यहाँ दे रखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो इस तरह से 11 दे रखे हैं। तो टू अबेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशन मतलब वही पार्लियामेंट, पंचायत, ये सब की है ना। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है हमें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल सॉन्ग की नहीं करनी, वंदे मातरम की नहीं करनी है रिस्पेक्ट। ऐसा बोल रहे हैं ये। मतलब एक्चुअली रिस्पेक्ट का इन द सेंस कि इन सबको बाउंड किया गया है। तो आपको सिर्फ नेशनल एंथम लिखा गया था, ये सॉन्ग उसमें इंक्लूड नहीं था।
टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडिया। जो हमारे देश में हमें आज़ादी के टाइम पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक आइडियलिस्टिक अप्रोच अप्लाई थी, है ना। कांग्रेस की अप्रोच अलग थी, जैसे मॉडरेट थी, एक्सट्रीमिस्ट थी, रेवोल्यूशनरी की अलग थी। तो उन्होंने कहा भाई जो नेशनल आइडिया के टाइम पे, नेशनल स्ट्रगल टाइम में जैसे सत्याग्रह इन सब के आइडिया दिए गए थे, उनको रिस्पेक्ट करो। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा देश आज़ाद ऐसे ही हो गया, नहीं, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है। सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की देखभाल करनी है। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग में सोच है कि हम एक जाति को बिलोंग करते हैं, हम उसी को सपोर्ट करें, नहीं, आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। सबको समान अधिकार और समान प्यार और मोहब्बत से देखना चाहिए। कंट्री की डिफेंड करना चाहिए, और जब जब भी नेशनल सर्विस की जरूरत पड़े तो आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है तो जैसे होता है ना, टीचर्स को ये करना वो करना, और भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, प्राइवेट एम्प्लॉयज, प्राइवेट कॉर्पोरेशन को भी बोला जाता है अब ये काम करो इलेक्शन के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, तो आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, हारमोनी और कॉमन स्पिरिट होनी चाहिए, ब्रदरहुड की, फिर फ्रेटर्निटी की बात हो रही है कि ब्रदर सब में भाईचारा होना चाहिए। सब अपने एक दूसरे के रिलीजन्स की हेल्प कर, रिस्पेक्ट करेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाओं को सपोर्ट करेंगे। रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई आपके नीचे तबके का उसे दबा दिया जाएगा। और स्पेशली वुमेन ऑफ डिग्निटी की बात की गई है इसमें। ठीक है, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमारे जितना भी कल्चर है उसकी वैल्यू की जाएगी, प्रोटेक्ट करा जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा नेशनल नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को। वो अलग बात है, गवर्नमेंट खुद ही नहीं कर रही है। वाइल्ड लाइफ को, कंपेंशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स को। जैसे एग्जांपल है, उड़ीसा में टर्टल्स के साथ, जो टर्टल, उड़ीसा का एक लेक है, उसका वो सॉरी बीच है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उस बीच पे ना हर साल बहुत सारे टर्टल्स आते हैं और हैचिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं। तो उस टाइम पे पूरे बीच को बंद कर दिया जाता है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ताकि वो अपने मतलब आने वाली जनरेशन को अच्छे से हैचिंग कर सके, ताकि इंटरफेरेंस ना। कोरल रीफ वाला एग्जांपल सुना, कोरल रीफ के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो यही सब है कि टेम्परा जैसे वो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट शुरू किया, एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि वाइल्ड लाइफ को हेल्प हो सके। ठीक है। एच क्या कहता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा, ह्यूमनिज्म डेवलप करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की बात करें। पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एंश्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं है ना। पब्लिक और जैसे दंगे हो जाते हैं तो एक दूसरे की चीजें तोड़ देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी आग लगा दी, ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे देश की धरोहर को हम संभाल कर रखें। एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज हायर एंड, मतलब आप एक दूसरे को हेल्प करो, एंड्योर करो, उनके इंटेलिजेंस को सपोर्ट करो ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो, लोग कलेक्टिव एक्टिविटी करें, ताकि देश में अचीवमेंट ज़्यादा आए। के है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू गाइड एंड गार्जियंस। पेरेंट्स और गार्जियंस की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, और छठी से लेकर 14 साल तक की उम्र को फ्री एजुकेशन दे, वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या रहा, एक तो ये मॉरल ड्यूटी बना देते हैं, है ना। आपको अगर बोला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, जैसे स्कूल में बोल दिया जाता है कि अपने जूते साफ करके आओ, तो एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि अब करना है भाई। सिविक सेंस की ड्यूटी बनाता है ये, है ना। ये ड्यूटीज इंटीग्रेट करता है, कोडिंग कोडिफाई करता है वे ऑफ इंडियन की लाइफ में, ताकि वो अपने एंटी सेंटिमेंट्स को दूर रखें। ये इंस्पायर करता है सिटीजन्स को, डिसिप्लिन करता है, और कमिटमेंट देता है कि आपने, जैसे आपको एक बता दिया कि ये इस तरह का हमारा देश का सपना है, तो हम सबको अब सपना पता चल गया कि हम हारमोनी के साथ रहना है, हेल्प करनी है, तो हम उस सपने को लेके आगे चल सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ मदद कर सकते हैं। ये एक तरह से टॉर्च बेरियर लाइट की, मतलब टॉर्च दिखाता है, रोशनी, जुडिशरी को रोशनी देता है, जब भी उसको किसी लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी में हेल्प कर रही होती है, तो बताता है कि देखो ये हमारे पैरामीटर है, अब देख लो ये लॉ इससे रिलेट कर रहा है, ये सिचुएशन से रिलेट कर रही है, तो आप इसको हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए है, ये यूएसएसआर से लिए है। ये आर्टिकल 12 से 35 में है, ये 51A में है, और ये 4th A में है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में है। ये जुडिशियरी में एनफोर्सेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ये और बाकी जो बचे हुए फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, मतलब ये मिक्स है, ये इंडियंस के लिए भी है प्लस फॉरेनर्स के लिए, एलियंस के लिए भी है। ये सिर्फ इंडियंस के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियंस के लिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं थे, पर 42nd अमेंडमेंट के और 86 अमेंडमेंट में इन्हें ऐड किया गया है।
1976 और 2002 में इसे अमेंड करके ऐड किया गया है। ठीक है। सेल्फ एनफोर्सेबल है, मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ अपने आप सारे लागू हो गए। ये सेल्फ एनफोर्सेबल नहीं है, पर हाँ जुडिशरी और पार्लियामेंट चाहे जुडिशरी और पार्लियामेंट चाहे तो इनके रिगार्डिंग में लॉ बना सकती है। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि ये राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यहाँ स्टेट को बाउंड किया गया है। ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल की, तो यहाँ सिटीजन को बाउंड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्लीमेंट्री ड्यूटीज है, ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल। ये ठीक है, एक समझ में आया कि जो फंडामेंटल है ये हमारी ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन को करती है कि आपको इस तरह से करना है। ये ड्यूटीज हमें फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। अब आके स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आए थे, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। रिकमेंडेशन आया था, ये एक सेपरेट चैप्टर आया बाद में, सेपरेट चैप्टर आया फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51। ठीक है। ये 8 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में जाके 11 हुई है। पार्लियामेंट प्रोवाइड लेजिस्लेशन टू इम्पोज पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर नॉन ओबीडियंस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ ड्यूटी। मतलब देखो वैसे तो कुछ कर नहीं सकता, बट हाँ पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है कि अगर कुछ कुछ ड्यूटी, जैसे आप नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैग कोड बना रखा है, तो अगर आपने नेशनल फ्लैग की अगर डिसरिस्पेक्ट की तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फ्लैग कोड बना रखा है। ऐसी अलग अलग, जैसे अब मॉन्यूमेंट्स को हम डैमेज कर रहे हैं, इनके लिए कोड बने रखे हैं वैसे तो, है ना। जैसे वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें अगर आप जाते हो और आप वाइल्ड लाइफ को कुछ कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज को पकड़ते हो तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग जा सकती है। तो ऐसे ही पार्लियामेंट के हाथ पे है कि किस फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे या लॉ बना सकता है। लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी पनिशमेंट शुड बी आउट टू प्रिव्यू जुडिशियल रिव्यू। अब जो भी लॉ बनेगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर तो आएगी। ठीक है। ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंगमेंटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्वेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूटी टू पे टैक्स शुड ऑल्सो बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। ठीक है। टैक्स देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 99 में। ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारा जो स्कूल कैरिकुलम है, एजुकेशनल कैरिकुलम है, रिकमेंडेड रीओरिएंटिंग अप्रोच टू स्कूल कैरिकुलम एंड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इनकम कोऑपरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। इनका मतलब ये है कि जो हमारा स्कूल कैरिकुलम और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को और इनकलकेट करना है और ज्यादा बढ़ाना है, उसमें और क्रिएट करना है। यही बात बोली है नेशनल कमीशन की रिव्यू ने। सॉरी। ठीक है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, और उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को बोला कि हाँ ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जिसके चलते 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया फंडामेंटल ड्यूटीज को सिटीजन्स को। किसकी रिकमेंडेशन पे? जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब क्रिटिसिज्म क्या क्या है? सबसे पहले वही क्रिटिसिज्म, दो चार क्रिटिसिज्म हर चीज में। एक तो वेग है, डिफिकल्ट है, कॉमन आदमी समझता आज भी आप देख लो, किसी को भी रोड पर खड़े होकर पूछो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, उसे यही नहीं पता कि कहाँ है, क्यों है, कितनी है। ठीक है। नोबल आइडिया है, टूवर्ड्स एक्सीलेंस और स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी है, बट इससे कुछ होता नहीं है जब तक आप लोगों को फोर्सफुली एम्प्लॉयमेंट या उनको जागरूक ना करो उसके लिए। कोड ऑफ मोरल है, और ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है भाई। जब तक हमारा देश तो वैसा है ना, जब तक लाठी न दे तब तक कुछ होगा नहीं। तो जब तक आप इनके कोड बना के इम्प्लीमेंट नहीं कराओगे तब तक कोई अपनी खुद से नहीं समझने वाला। रॉन्गली शेड्यूल स्क्यूल्ड, भाई स्टार्टिंग में पार्ट 3 के साथ होना चाहिए कि पार्ट 3 क्या फंडामेंटल राइट्स है, उसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज आनी चाहिए, बट इसमें क्या है, डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी है, तो ये अलग गलत दे रखे हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ नॉन एग्जिटिंग इनफ, पेइंग टैक्स, वोटिंग इन इलेक्शन नॉट इंक्लूडेड। वोटिंग ऑफ इलेक्शन भी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में होना चाहिए। टैक्स तो दे दिया है, वोटिंग नहीं दी है, तो ये क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।